गाइस, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 है और आज हम लोग सबसे पहले डेल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर को हम लिखते हैं कि ये होता है आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। यानी कि डेल को डिफाइन किया गया है एज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये देखने में बिल्कुल एक वेक्टर की तरह लग रहा है, पर क्या ये एक वेक्टर है? अगर हम ध्यान से बात नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में एक वेक्टर नहीं है, बिकॉज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये कोई रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर एक्चुअल में नहीं है। इसे हम कहते हैं कि ये एक सूडो वेक्टर है। दिस इज बिकॉज कई जगह ये वेक्टर की तरह काम कर सकता होता है, बट एक्चुअल में ये एक वेक्टर नहीं है। तो फिर हम इसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डेल ऑपरेटर इज वेरी यूजफुल, स्पेशली फील्ड्स को स्टडी करने में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक और बात कि डेल को हम एक ऑपरेटर कहते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज एक ऑपरेटर होता है। एक ऑपरेटर क्या होता है? एक ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो एक फंक्शन या फिर किसी फील्ड को एक अपने इनपुट के फॉर्म में लेती है और हमें एक दूसरा फील्ड या एक फंक्शन आउटपुट में देती है। अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, जब डेल ऑपरेटर को हम यूज करना सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेल ऑपरेटर अलग अलग फील्ड्स के ऊपर काम करता है और फिर हमें एक और नया फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। दैट इज वाई हम इसे एक फील्ड नहीं कहते हैं या कि फंक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसे एक ऑपरेटर कहते हैं। अब डेल ऑपरेटर को यूज करने का क्या तरीका है? अगर हम ध्यान से देखें तो डेल ऑपरेटर एक एग्जैक्ट वेक्टर नहीं है, ये एक सूडो वेक्टर है। इसीलिए जब हम इसे किसी और स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी के साथ यूज करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जब भी डेल ऑपरेटर को हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस करेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दैट कंडीशन हम उसके वेक्टर्स को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में वेक्टर्स को आपस में वेक्टर प्रोडक्ट करवाएंगे, एंड देन जब उनके स्केलर्स का आपस में प्रोडक्ट का समय आएगा, देन डेल ऑपरेटर स्केलर प्रोडक्ट नहीं करता है बल्कि उस स्केलर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव उसका कर देता है। इस तरह से डेल ऑपरेटर एक वेक्टर से अलग होता है, एक सूडो वेक्टर की तरह काम करता है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं हमारे पास कोई स्केलर फील्ड f है और हम उसका डेल ले रहे हैं। देन इसे एक्सपैंड करने पे हमें पता चलता है कि कुछ इस ढंग का दिखेगा। i डेल बाई डेल एक्स j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ f। बिकॉज f एक स्केलर फील्ड है, इसके कंपोनेंट्स नहीं होंगे, सो ये एक स्केलर की तरह काम करेगा और वेक्टर के, हमारे सूडो वेक्टर डेल के हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेगा। एंड चूंकि हम जानते हैं कि डेल का स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना, देन हम इसको लिख सकते हैं कि ये डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप के बराबर है। प्रीवियस लेक्चर से आपको ये याद होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है बल्कि f का ग्रेडियंट है। हमारा स्केलर फील्ड f का ग्रेडियंट है। हम इसे अब वेक्टर फील्ड्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड f है और हम उसके साथ सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। चलिए हम इसे एक्सपैंड करके देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर f एक वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड हर जगह पर एक वेक्टर को असाइन करता है जिसके अपने तीन कंपोनेंट्स होंगे fx, fy और fz। अगर हम इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के समय में हम i के दोनों ही कंपोनेंट्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते थे, j और j का स्केलर प्रोडक्ट लेते थे और z कंपोनेंट्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते थे और उनका सम कर देते थे। और क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पे मीनिंग होगा पार्शियल डेरिवेटिव लेना, देन हम इसे लिख सकते हैं कि ये होगा डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड।
इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। इसी ढंग से अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर फील्ड एफ के साथ, देन हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर दोनों को ही हम लोग कंपोनेंट फॉर्म्स में लिखते हैं, देन हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है। हम इसे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल ऑपरेटर को हम लोग स्केलर और वेक्टर फील्ड दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। स्केलर फील्ड्स पे डायरेक्टली स्केलर प्रोडक्ट की तरह, और वेक्टर फील्ड्स पे डॉट प्रोडक्ट की तरह और क्रॉस प्रोडक्ट की तरह। हमारा डेल ऑपरेटर जो था वो स्केलर फील्ड्स पे अप्लाई करने के बाद हमें ये पता चला था कि वो एक तरह से डेरिवेटिव का काम करता है स्केलर फील्ड्स के लिए। वो किस तरह से, कितनी जल्दी जल्दी वो स्केलर फील्ड चेंज हो रहा है, इस बात को इंडिकेट करता है। क्या ऐसा ही हमारा वेक्टर फील्ड के साथ भी है? तो एक तरह से हाँ, बेसिकली डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड के मैग्नीट्यूड में कितना जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है इसको मेजर करता है, और कर्ल उसकी डायरेक्शन में कितना जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है उसको मेजर कर रहा है। आइए अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल को और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी वेक्टर फील्ड f पर हम डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट की तरह अप्लाई करके डाइवर्जेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये किसी भी वेक्टर फील्ड के सोर्स और सिंक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब किसी भी वेक्टर फील्ड का ये सोर्स और ये सिंक क्या है? बेसिकली हम लोग किसी भी वेक्टर फील्ड को एक फ्लूइड फ्लो की तरह इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर फील्ड है और उसके हर पॉइंट पे हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि उस जिस डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड का वेक्टर पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट पर उस डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहा है। इन दैट केसेस कई जगह हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर अचानक से ही वो फ्लूइड अचानक से ही इमर्ज हो रहा है, कोई सोर्स की तरह काम कर रहा है, और कुछ जगह जहां पे कई सारा फ्लूइड आ रहा है और एक बैग गायब हो जा रहा है, एक सिंक की तरह। इन्हीं को हम लोग सोर्सेज और सिंक कहते हैं। तो डाइवर्जेंस कैसे हेल्प करता है? बेसिकली अगर हम लोग किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो जिन भी पॉइंट्स पर हमें डाइवर्जेंस पॉजिटिव मिलता है वो पॉइंट्स एक सोर्स की तरह काम करते होते हैं, और जिन पर भी हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलता है वो सिंक की तरह काम करता है। तो जहां पर भी डाइवर्जेंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी वो एक सोर्स की तरह काम करेगा, और जहां पर भी डाइवर्जेंस की वैल्यू लेस देन जीरो होगी वो एक सिंक की तरह काम करेगा। बट सोर्स और सिंक का डाइवर्जेंस के डेफिनेशन से क्या रिलेशन है और कैसे हम देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस इस इंफॉर्मेशन को हमें बता सकता है? आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है, यानी कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल प्लेन है जिसके हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर असाइन हो रहा है। देन हमारा सोर्स कुछ इस तरह का दिख रहा होगा और सिंक कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। आइए हम सोर्स और सिंक दोनों के ही वेक्टर फील्ड में किसी भी लाइन के अलोंग हम जो एक्स कंपोनेंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि बेसिकली उस लाइन के अलोंग जो भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट को देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, देन हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि इस पॉइंट पर वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर हमें नेगेटिव कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे देन यहाँ पर हमें कोई भी किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जीरो वेक्टर है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक
इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के x कंपोनेंट को लेकर उसे प्लॉट करते हैं देन हमें उसका एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। एक इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। हम चूंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट को ले रहे हैं और उसकी डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर रहे हैं देन ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। अगर हम उसी तरह से ध्यान देंगे और y कंपोनेंट पे भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y कंपोनेंट भी नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और बीच में आने के बाद इसका y कंपोनेंट एग्जैक्टली जीरो हो गया और ऊपर जाने समय ये y में पॉजिटिव डायरेक्शन की फेस कर रहा है, इसका मतलब y का पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा y कंपोनेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में जो y कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन जीरो है और इसी कारण से हमें इन दोनों का सम एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है एक सोर्स के अराउंड हमें दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स का सम एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी हमारा डाइवर्जेंस जो कि टू डायमेंशंस के केस में इस फॉर्म में से लिखा जा सकता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हम एक सिंक के लिए सेम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। ये वाला वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव माना जाएगा। बीच वाला एग्जैक्टली जीरो वैल्यू पर है बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्शन में कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट्स का जीरो है। ये वाला उल्टे डायरेक्शन में फेस कर रहा है इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी ढंग से सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे देन ये नीचे वाला वेक्टर पॉजिटिव y डायरेक्शन की फोर्स फेस कर रहा है तो इसका पॉजिटिव y कंपोनेंट होगा। एग्जैक्ट यहाँ मिडिल में हमें फिर से जीरो वेक्टर होने के कारण से जीरो कंपोनेंट मिलेगा और ये ऊपर वाला वेक्टर नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर हम ध्यान देंगे तो दोनों ही कंडीशन में हमें एक डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, यानी कि x कंपोनेंट भी x के साथ डिक्रीज हो रहा है और y कंपोनेंट भी y के साथ डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शंस होंगे और इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x will be less than 0 and partial derivative of fy with respect to y will also be less than 0। जिसका मतलब है कि इसका टोटल सम नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होगा जो टू डायमेंशन केस में इससे इस फॉर्म में दिया जाएगा वो फिर से नेगेटिव आएगा। दैट इज वाई एक सोर्स के अराउंड हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलता है और वहीं एक सिंक के अराउंड हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अब हम लोग कर्ल के ऊपर डिस्कस करेंगे। किसी भी वेक्टर फील्ड f का कर्ल को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो उस वेक्टर फील्ड का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसे हम जब एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी वेक्टर फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कितना ज्यादा घूमने की कोशिश करता है ये वैल्यू हमें कर्ल से पता चलती है। पर किसी भी ऑब्जेक्ट की घूमने की इस टेंडेंसी इसके कर्ल के इस डेफिनेशन से, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से कैसे कनेक्टेड है, आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है, यानी कि एक टू डायमेंशनल प्लेन पर एक फील्ड है जो हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर असाइन कर रहा है। चलिए हम लोग एक टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड के बारे में सोचते हैं जो कि टू डायमेंशनल स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर को असाइन कर रहा होगा। इसके लिए हम लोग कर्ल को इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर हम इन दो स्पेसिफिक वेक्टर फील्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो को इमेजिन करेंगे देन यहाँ पर इस साइड वाले फील्ड में हमें क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको कि हम यहाँ रखें उसमें, और साथ ही साथ इस वाले वेक्टर फील्ड में यहाँ पर रखे गए एक ऑब्जेक्ट में हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इन दोनों में ही कर्ल की क्या वैल्यूज होंगी। अगर हम लोग इस वाले वेक्टर फील्ड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ते हैं और y कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक खास बात नोटिस करेंगे। यहाँ पर
हमारा y कंपोनेंट सबसे पहले ऊपर की ओर है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, यानी हमारे पास एक पॉजिटिव y कंपोनेंट है। यहाँ बीच में हमारा y कंपोनेंट 0 हो जाता है और इस जगह पे वेक्टर नीचे की ओर फेस कर रहा है। इसका मतलब हमें नेगेटिव y कंपोनेंट मिलता है। इसका मतलब है कि हमारा y कंपोनेंट घट रहा है, और घटने का मतलब है कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। सिमिलरली हम लोग y डायरेक्शन में मूव करते हैं और x कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम लोग y डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे और x कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो देखने को यहाँ मिलता है कि नीचे वाला नेगेटिव x डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, यानी यहाँ पे x कंपोनेंट नेगेटिव होगा। बीच में फिर से हमारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा और यहाँ ऊपर पे हमारा x कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा x कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग x कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों ही बातों को हम ध्यान में रखें और कर्ल के फॉर्मूले को नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कर्ल एक नेगेटिव वैल्यू होगा। इसी ढंग से अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले वेक्टर फील्ड को ऑब्जर्व करें और उसमें इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हम x डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे और y कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस बार y कंपोनेंट सबसे लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में फेस कर रहा है। बीच में ये दोबारा से 0 हो गया है और राइट में ये दोबारा से ऊपर की ओर हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया है। इसी ढंग से अगर हम लोग y डायरेक्शन में मूव करते हुए x कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऑब्जर्व होगा कि सबसे पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद बीच में दोबारा से ये 0 हो गया है कंपोनेंट और फिर ऊपर में ये नेगेटिव हो गया है। दैट मीन्स y कंपोनेंट इस बार बढ़ रहा है एंड x कंपोनेंट घट रहा है। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 है एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू y लेस देन 0 है, जिसका कि मतलब है यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से कर्ल पॉजिटिव होगा। यानी कि कर्ल पॉजिटिव और नेगेटिव तब होता है जब हमारे पास घूमने की टेंडेंसी होती है, और नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है और पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यही कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक और बात जो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे वो ये बात है कि टेल ऑपरेटर अलग अलग तरह के फील्ड्स पर काम करने के बाद जो हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल दे रहा है, वो जो हमें बाद में फील्ड्स मिल रहे हैं वो क्या है। बिकॉज हम जानते हैं कि डेल अपना एक ऑपरेटर है जो एक फील्ड के ऊपर काम करने के बाद एक और फील्ड देता है। तो अगर हमारे पास एक स्केलर फील्ड है और उसका जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें एक वेक्टर फील्ड मिलता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है और हम इसका डाइवर्जेंस लेते हैं देन हमें एक स्केलर फील्ड मिलेगा। और अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है और उसका हम एक कर्ल ले रहे हैं तो हमें एक वेक्टर फील्ड मिलेगा। ये हम ऊपर मौजूद फॉर्मूले की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस ढंग से भी देख सकते हैं कि ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एक स्केलर के साथ डेल का। ये एक तरह का डॉट प्रोडक्ट की तरह है, दैट इज वाई हमें यहाँ पे एक स्केलर फील्ड मिल रहा है। और ये हमारा कर्ल एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह है एंड दैट इज वाई हमें यहाँ पे बाद में एक वेक्टर मिल रहा है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हमें कैसे फील्ड के साथ कौन से ऑपरेशन करने के बाद कैसा फील्ड मिलता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि टेल ऑपरेटर क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। डाइवर्जेंस और कर्ल इन दोनों का ही फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब तक हमने वेक्टर कैलकुलस में ये देखा है कि वेक्टर क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। इनमें हम लोग स्केलर फील्ड्स और वेक्टर फील्ड्स के ऊपर क्या क्या अलग ढंग के ऑपरेशंस कर सकते हैं, और इसमें से 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हम लोग डेल ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं, जो कि है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को देखा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। थैंक यू।